नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। एक बार फिर से किसान सड़कों पर हैं। सिर्फ पंजाब हरियाणा से नहीं, देश भर के किसान मुख्य मांग को लेकर फिर से सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता आने के बाद कुछ मामला शांत हुआ है। लेकिन क्या यह तूफान के आने से पहले की शांति है? क्योंकि 2020-21 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार ने मांगे मानी, लेकिन एमएसपी गारंटी की मांग अभी भी बाकी है। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच संभावित ट्रेड डील को लेकर किसानों की आशंकाएं हैं। एक घबराहट है कि अगर ये डील हो गई तो फिर किसानी का हिंदुस्तान में क्या होगा। हमारे साथ तमाम इन पहलुओं पर, सवालों पर बातचीत के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, जिन्होंने 2020-21 के किसान आंदोलन में संघर्ष किया, उसको अंजाम तक पहुंचाया, और वो किसी भी तरह के अगर किसानों की मांग है गुरेज नहीं करते, पीछे नहीं हटते और लगातार किसानों की हक की आवाज को बुलंद करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आपका। धन्यवाद आपके चैनल का, सारे दर्शकों। चढ़ूनी साहब, एक बार फिर से किसान हमने देखे कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उनको रोका गया, अब बातचीत का न्योता दिया है। उनका डर जो है उसको लेकर मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहती हूं। संभावित जो ट्रेड डील है भारत अमेरिका के बीच में, किसानों को किस बात का डर सता रहा है? क्योंकि हम जब सरकार के नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तो डील हुई ही नहीं, ये जानबूझकर राजनीति की जा रही है, ये किसान नहीं है जो सड़क पर आकर बैठ गए हैं। देखिए, ये बीजेपी जो अंदर होता है वो इनके चेहरे पे नहीं होता, और जो चेहरे पे इनकी जुबान से होता है वो इनके दिल में नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि अभी तो डील हुई नहीं जी, उसमें इन्हीं के बयान द्वारा या अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान द्वारा ये कहा गया है कि 99% डील कंप्लीट हो गई है, केवल उस पे दस्तखत होने बाकी हैं। और वो पहले 23 जून को दस्तखत करने की तारीख रखी थी, हमने प्रदर्शन किया था उसी दिन, तो रुकी थी। और उसके बाद 25 जुलाई को फिर उस पे दस्तखत होने थे। और आपको याद होगा कि हमने 2 प्रोग्राम किए थे। एक 15 जुलाई को मोटरसाइकिल यात्रा निकाली थी जगह जगह पे जी, और इसके विरोध में, और 21 तारीख को हमारा दिल्ली किसान घाट पे प्रोग्राम था जिसमें हमें गिरफ्तार कर लिया था, मेरे को और काफी लोगों को एक दिन पहले कर लिया था, और जो बाकी जाने वाले थे उनको उसी दिन कर लिया। हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, सभी जगह पुलिस ने उनको नहीं जाने दिया। और जो लोग वहां पे चले भी गए थे, कुछ 1000-1500 लोग, तो उनको वहीं पे अरेस्ट कर लिया और पूरा दिन उनको अरेस्ट करके शाम को 6 बजे उनको छोड़ा। तो अगर ये कहते हैं कि कोई डील होनी नहीं है, तो फिर ये प्रधानमंत्री जी उसका बयान क्यों नहीं दे देते? छुपा क्यों रहे हैं किसानों से? हमने टाइम मांग लिया कृषि मंत्री से, लेटर लिख के मांग लिया, और 21 तारीख को हरियाणा का कृषि मंत्री हमारे से ज्ञापन भी ले गया था और ये वादा करके गया था कि मैं सेंटर के कृषि मंत्री से बात करवाऊंगा, जो नहीं करवाई। अब एक आपका सवाल ये था कि इस डील से किसानों को नुकसान क्या है जी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका जो ट्रेड डील में है, वो शर्त ये है कि अमेरिका जितना मर्जी अपना कृषि उत्पाद भारत में बेचे, भारत सरकार उसको रोक नहीं सकती और ना ही उस पर टैक्स लगा सकती है। अब वहां से कपास आई और 3 दिन के अंदर कपास का 1100 रुपए डाउन आ गया भारत के अंदर। अब अमेरिका के अंदर खर्चा कम है खेती पे, और अमेरिका की सब्सिडी ज्यादा है, और अमेरिका के अंदर कई हजार एकड़ के प्लाट हैं, भारत में छोटे छोटे किसान हैं। भारत की आजीविका है खेती। मान लिया यहाँ कपास है, यहाँ तो हाथ से चुगनी पड़ती है, और वहां पे तो मशीन से चुगी जाती है, वहां का खर्चा तो बहुत कम है। अमेरिका के अंदर 60 लाख रुपए प्रति किसान से 2.25 करोड़ रुपए प्रति किसान तक की सब्सिडी है, और भारत में तो थोड़ी बिजली में सब्सिडी है, थोड़ा खाद पे, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। अब अमेरिका का जो रकबा है वो भारत से 7 गुना ज्यादा है जी। और आबादी 4 गुना कम है। उनके पास तो सारे ही उत्पादन फालतू है, उनको तो मार्केट चाहिए थी। अमेरिका जैसे 4 देशों जैसी मार्केट भारत उनको मिल गया है,
और अमेरिका का राष्ट्रपति बयान दे रहा है। सीधी सी बात कि अब ऐसे तक अगर शब्दों में कहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी की बात ये हुई कि उनको तो अब बिजनेस करना है उन उत्पादों का, और हमारे यहाँ खेती आजीविका है, पेट भरते हैं किसान इससे अपना अपने परिवार का। जी, मैं वही बता रहा हूं कि उनका खेती व्यापार है। वहां 5,000 एकड़ का मालिक, 20,000 एकड़ का मालिक भी है, 50,000 एकड़ का मालिक भी है, और यहाँ तो 18 एकड़ से ऊपर का किसान नहीं है। यहाँ उनका जीवन चल रहा है, उनका रोजगार है खेती है। देश की आधी से ज्यादा आबादी, देश की 60% आबादी का रोजगार है खेती। और अगर ये खेती छीन गई, और मैं आपको बता दूं, उनकी पॉलिसी को लागू करने के लिए अभी एक और प्लान सरकार का आ रहा है, और सरकार का वो प्लान ये है कि हजारों एकड़ के प्लाट बनाए जाएं। अब जो हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे, इसका मतलब ये है कि भारत में भी अमेरिका के पैटर्न पे खेती होगी। यहाँ भी हजारों एकड़ के प्लाट बनेंगे और वो कंपनियों में खेती करेंगी, और पूरे देश का जो किसान है वो एक तरफ हो जाएगा। उसके पास ना कुछ करने को होगा, कोई काम धंधा उसके पास नहीं होगा, और वो भुखमरी का शिकार होंगे। तो अमेरिका ये कह रहा है कि अब तक भारत ने अमेरिका से कमाया, अब अमेरिका भारत से कमाएगा। और तो ये सरकार चुप्पी साधे हुए है और उस बात पे कोई खुलासा नहीं कर रही है कि हम कहाँ कहाँ में फंस गए हैं। और मैं तो हैरान बड़ा इस बात से हूँ कि किसी भी देश की सरकार उतना अनाज बाहर से मंगाती है जितनी उसको जरूरत होती है, जितना उस पर पैदा ना हो सके। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है, यहाँ तो सवाल ये है कि अमेरिका जितना चाहे उतना भारत में बेच सकता है। अरे भाई, जब हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, और वहां से आएगा, अगर 1,800 रुपए में गेहूं आएगी तो यहाँ की गेहूं कौन खरीदेगा? अगर वहां से 1,400 रुपए में मक्का आएगा, यहाँ का मक्का कैसे बिकेगा? अगर वहां से 5,000 में 6,000 में कपास आएगी तो यहाँ की कपास कैसे बिकेगी? अगर वहां आपको ये भी लगता है क्या कि भारत सरकार अमेरिका की सरकार के दबाव में है? जी, बिल्कुल दबाव में है। भारत के अंदर, मैं एक बुरी बात आपको ये बता दूं, भारत के अंदर वो सरकार बनती है, वो मुख्य प्रधानमंत्री बनता है जिसको अमेरिका चाहता है। अगर अमेरिका ना, जिसको अमेरिका नहीं चाहता, वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। बदकिस्मती है हमारे देश की। लेकिन और अमेरिका बीजेपी और मोदी सरकार कहती कि हम तो, हमारे यहाँ तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हम तो विश्व गुरु कहलाते हैं अब दुनिया में। आप कह रहे हैं कि अमेरिका कहने से हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री तय होते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, क्या ये उसका उदाहरण है कि कैसे अमेरिका ने फैसला किया था सीज फायर का? मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि जो अमेरिका इशारा करता है वही भारत मानता है। आप पिछले बार की लीजिए, जब पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, शायद 2004-5 के आसपास में, उस वक्त 2004 से पहले थी, उस वक्त जो है अमेरिका ने WTO लागू करवाने की बात करी थी। बिल्कुल। और अमेरिका ने उसके बहुत पहले एक अपने एजेंट को भारत का किसान यूनियन का प्रधान बनाया था, शरद जोशी को। और शरद जोशी ने किसानों का लीडर होते हुए किसानों की पीठ में छुरा मारा, और उसने ये प्रचार किया कि WTO बहुत अच्छा है। और बीजेपी सरकार ने उसको सेंटर का में जो है किसान टास्क फोर्स बना के उसका चेयरमैन बनाया, और उसको सेंटर के मिनिस्टर के बराबर उसको पावर दी। तो लेकिन चढ़ूनी साहब, आज के हालात को देखकर क्या लगता है? अभी सितंबर के पहले हफ्ते में 4 सितंबर को आप लोगों की जो बातचीत होगी किसान यूनियन की केंद्र के मंत्रियों के साथ, आपको लगता है हल निकलेगा? या फिर हम ये सोचें कि पहले भी बहुत दौर की बैठकें हुई थी जब किसान आंदोलन हुआ था 2020-21 में, और कोई हल बहुत लंबे वक्त तक नहीं निकल पाया था। तो क्या किसान आंदोलन 2.0 हम मान के चले एक और बड़ा किसान आंदोलन हो सकता है देश में? बिल्कुल होगा। और जो बात के लिए बुलाए भी हैं, जो डल्लेवाल जी बुलाए हैं, वो तो खट्टर साहब ने बुलाए हैं। उनके तो हाथ में है कुछ नहीं। भारत के कृषि मंत्री ने कहाँ बुलाया उनको? उनको तो एक फॉर्मेलिटी पूरी किया उठाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए कि चलो आपकी खट्टर साहब से बात करा देते हैं। उनके तो हाथ में क्या है? अभी हम 1 तारीख को पूरे देश का कोई इकट्ठा करने के लिए हमने देश बचाओ मोर्चा बनाया है, जिसमें सैकड़ों संगठन शामिल हो गए हैं। और अभी 1 तारीख को गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में मीटिंग रखी है देश के सारे संगठनों की,
और उसमें सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो ट्रेड डील रहेगी और बड़ा आंदोलन उसके ऊपर करेंगे। दूसरा मैं एक और मुद्दा उठा रही क्योंकि हमने पिछले वक्त में देखा मध्य प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरे थे। एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, ये मांग तो 2020-21 के किसान आंदोलन में भी थी, लेकिन अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। तो क्या इस मांग को भी साथ में आप लोग जोड़कर आगे आंदोलन करेंगे? देखिए, मांग तो हम 2008 से उठा रहे हैं, 2007 से उठा रहे हैं, क्योंकि जब स्वामीनाथन आयोग बैठा था और स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि जितनी लागत आती है उसके ऊपर 50% और जोड़ के, मुनाफा जोड़ के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। और एक न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो फसल बिजाई से पहले दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आपकी कौन सी फसल किस भाव पे बिकेगी उसका न्यूनतम तो देंगे ही, उसके ऊपर अगर आपके बाजार में बिके तो बेच लेना, उसका अर्थ ही ये गारंटी होता है। लेकिन आज के टाइम में जितना न्यूनतम पूरे देश को मिलना चाहिए उससे 4 लाख करोड़ पर साल कम मिलता है देश के किसानों को, जितना उनका हक बनता है। ये C2+ के 50 के हिसाब से नहीं, जो पहले MSP का इनका फार्मूला उस हिसाब से जो ये तय करते हैं उस हिसाब से भी 4 लाख करोड़ पर साल कम मिलता है। तो इसलिए सरकार को ये तो करना ही चाहिए कि जितना उन्होंने रेट तय किया है कम से कम उतना तो हमें मिले। उससे अगर कम मिलता है तो फिर वो सरकार को भरपाई करनी चाहिए उसकी। ये हमने देखा कि 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद कई बार किसान इकट्ठा हुए, लेकिन वो अपनी मांग सरकार से मनवाने में कामयाब नहीं हो पाए। लंबा भी चला संघर्ष। हमने देखा था डल्लेवाल साहब की पिछले वक्त जब आंदोलन हुआ था तब 2024 में तो तबीयत भी बिगड़ गई। क्या ये किसान नेताओं की आपसी फूट की वजह से अब किसानों का आंदोलन कमजोर होता जा रहा है, किसानों की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही है, या फिर अभी भी एकता है सभी किसान जो यूनियन है उनके बीच में, उनके नेताओं के बीच में? देखिए, आपने बड़ा सवाल किया है। और जैसे कोई 4 भाई होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनका मनमुटाव भी होता है, वो है। लेकिन जहां पे अगर कोई पड़ोसी हमला कर दे तो फिर वो चारों इकट्ठे होते हैं, चारों डंडे उठा लेते हैं। तो अगर किसी भी एक संगठन में कोई मुसीबत आती है तब हम सारे इकट्ठे होंगे, और अगर कोई देश के ऊपर मुसीबत होती है तब भी हम सारे इकट्ठे होंगे। वैसे आपकी बात ठीक है, हम अलग अलग हैं और हमारे अंदर अहम भी है जो एक बड़ी बुराई है और वो नुकसान कर भी रहा है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है, जैसे हमने बताया, कि 1 तारीख को हम पूरे देश के किसानों से। लेकिन चौधरी साहब, ये सारा जो आप कह रहे हैं, जो ताकत कमजोर होने का सवाल मैंने किया, क्या ये पंजाब हरियाणा में किसान नेताओं, आपने भी चुनाव लड़ा था, इन किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के बाद दिक्कतें आई हैं? नहीं, ये तो चुनाव लड़ने के पहले भी बहुत संगठन थे। जब हम देश जो है 2020 में जब आंदोलन शुरू हुआ तब भी तो 32 संगठन तो पंजाब के इकट्ठे हुए थे। ऐसे ही हरियाणा में था, तब भी कोई एक संगठन थोड़ा था, वो एक संगठन ने आंदोलन लड़ा था। तब भी नहीं, साथ तो आ जाते थे, एक प्लेटफॉर्म पर तो आते थे। लेकिन अब कुछ ऐसे किसान संगठन है जो गुरेज करते हैं कुछ किसान संगठनों के साथ आने में। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सच है कि गुरेज करते हैं, लेकिन फिर भी जब देश मरने लगेगा, जब किसान मरने लगेंगे तब वो इकट्ठे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और उसका एक प्रयास हम 1 तारीख को कर रहे हैं, देश के सभी किसानों को इकट्ठा करने। जब हम बात करें, एक और बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में, वो मुद्दा है कि चीनी के दाम पिछले कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और आप तो लंबे वक्त से क्योंकि संघर्ष करते हैं किसानों की मांगों पर, गन्ने किसानों को लेकर कितनी बार किसान सड़कों पर बैठे, किसान संगठन सड़कों पर बैठे कि इसके दाम बढ़ा दिए जाएं, लेकिन वो गन्ना जब चीनी बन जाता है तो उसके दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर चुप्पी साध कर बैठे। आपको लगता है कि इसमें एथेनॉल वाला जो पॉइंट गिनवाया जा रहा, बताया जा रहा कारण, वो बड़ा कारण है, या फिर सरकार अच्छे तरीके से जो आयात निर्यात का कंट्रोल होता है वो नहीं संभाल पाई? नहीं, एथेनॉल उसका कारण नहीं है। ये कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं पूरे देश को। एथेनॉल उसका कारण नहीं है। उसका कारण बड़ी बात है कि देश के अंदर गन्ने का उत्पादन कम हो गया, गन्ने का क्षेत्र कम हो गया। क्योंकि पिछले करीब 6 साल से या तो गन्ने का रेट बढ़ा नहीं है, और अगर किसी साल बढ़ा भी है तो बिल्कुल मामूली बढ़ा है, और
उत्तर प्रदेश जहाँ बहुत ज्यादा गन्ना होता है वहाँ 22 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक पिछले साल की पेमेंट नहीं की है, बकाया नहीं दिया, भुगतान ही नहीं होता बकाया है। वक्त पर। जी, वो एक बड़ा कारण है। और पिछले साल इस बात को हमने बांधा था, हम हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गए थे, हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये कहा था कि अगले साल का रेट अब तय कर दो, तब गन्ना बिजाई होगा। हर फसल का रेट गन्ना बिजाई से पहले तय होता है, लेकिन गन्ना एक ऐसी चीज है कि गन्ने का रेट जब उसकी पढ़ाई का टाइम आता है, गन्ना पूरा तैयार हो जाता है, तब उसका रेट तय होता है। हमारा कहना ये है कि गन्ने का रेट भी अगले साल का अब तय करना चाहिए, ताकि गन्ने की बिजाई। लेकिन एक्सपर्ट्स चडूनी साहब ये भी कह रहे हैं कि एथेनॉल में बहुत ज्यादा गन्ना इस्तेमाल कर लिया, लाखों करोड़ टन कह रहे हैं कि उत्पादन सीधे सीधे वहां गया है गन्ने का, तो इसका तो असर पड़ा ही होगा। ये बात तो हम मानेंगे ना कि इथेनॉल में जा रहा है गन्ना, उसका भी तो असर हुआ होगा। दूसरा ठीक है, फसल भी खराब हुई, कई रकबे ऐसे जिसमें बीमारी लगी पिछली बार और इस बार भी, तो उसकी वजह से नुकसान हुआ। नहीं, वो कारण नहीं है। ये क्या गिन रहे हैं, ये गिन रहे हैं कि इतना एथेनॉल पैदा हुआ, इतना एथेनॉल इतने गन्ने से बढ़ता है। जी जी। लेकिन इनको नहीं पता कि गन्ने में से 5% सीरा निकलता है, वो सारा सीरा एथेनॉल में जाता है जी। उस सारे सीरे से एथेनॉल बढ़ता है, और वो जो रस से एथेनॉल बना वो तो बिल्कुल मामूली बना, बिल्कुल कम बना। हरियाणा की मिलें हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखते रहते हैं, जो एथेनॉल दो तरह से बढ़ता है। ज्यादा एथेनॉल बनता है उसके जो सीरा निकलता है, और रस से भी बन जाता है, लेकिन रस से बहुत कम बना, क्योंकि चीनी में ज्यादा पैसे बढ़ते हैं, एथेनॉल में कम पैसे बढ़ते हैं। इसलिए जो है वो ये बिल्कुल गलत घोषणा कर रहे हैं कि गन्ने की वजह से गन्ना जो है एथेनॉल में चला गया। मैं ये कहता हूं कि गन्ने का जो कम एरिया बना उसकी वजह से चीनी उत्पादन कम हुआ। लेकिन देखिए, ब्राजील के बाद भारत ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चीनी निर्यात करता है, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 1 महीने के लिए हमने आयात शुल्क खत्म कर दिया है और कहा कि इंपोर्ट कीजिए। इसके लिए सरकार की पॉलिसी, आप कह सकते हैं कि नाकाम रही सरकार पॉलिसी बनाने में, ये सारा कंट्रोल करने में। बिल्कुल नाकाम रही है। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक पॉइंट ये बता के हटा हूं कि गन्ना तैयार जब हो जाता है ये तब रेट तय करते हैं, अगले साल का रेट तय करना चाहिए। अब क्योंकि सर्दकालीन गन्ने की बिजाई होती है, अभी अक्टूबर में बिजाई होगी, अक्टूबर से पहले अगले साल का रेट तय करना चाहिए। ये अब के साल का करेंगे, एक बात। दूसरी चीज, चीनी का जो रेट है, जब वो बहुत डाउन गया है तब गन्ने की बिजाई कम हुई, क्योंकि गन्ने का रेट नहीं मिला, और तब कोई उसके ऊपर नहीं बोला। जब 30 रुपए चीनी बिकी, जब 25 रुपए चीनी बिकी, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। तब तो ये कहते हैं जी हाँ चीनी सस्ती है, गन्ने का रेट डाउन कर दो। तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि चीनी निर्यात कर दो, चीनी का रेट कम क्यों है, उसका एमएसपी तय क्यों नहीं किया गया। चीनी का रेट, मैं अभी ये मांग करता हूँ कि चीनी का रेट कम से कम 50 रुपए एमएसपी होना चाहिए, और गन्ने का जो रेट है वो 550 रुपए। सवाल तो यही है ना गुरनाम सिंह चडूनी जी कि चीनी के दाम तो आसमान छुएंगे, लेकिन गन्ने का रेट तो वहीं के वहीं है। किसान को तो फायदा तब होगा ना जब गन्ने का रेट बढ़े, वो बढ़ नहीं रहा है और चीनी के दाम बढ़े जा रहे हैं। तो आज की बात नहीं है, कुछ महीनों की दिन की बात निकाल दीजिए, पहले भी ऐसे होता रहा है। हम वही कह रहे हैं कि गन्ने का रेट ये 550 रुपए कर दें तो अगले साल गन्ना पूरा हो जाएगा। अगर ये गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएंगे और फिर रोकते हैं ये, अब चीनी का किसको फायदा होगा? अब तो व्यापारियों को फायदा हुआ, किसान को फायदा कहाँ हुआ? किसान को तो उसका रेट नहीं मिला गन्ने का। तो सरकार को चाहिए कि 550 रुपए गन्ने का रेट तय करे अगले साल के लिए, और जो गन्ना आएगा 550 रुपए उसका रेट तय करे, तो गन्ने का अगले साल उत्पादन पूरा हो जाएगा, अगले साल ये समस्या खत्म हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे किसानों की आवाज को बुलंद करते रहें, उनके हकों की आवाज को संसद तक पहुंचाते रहें, सरकार के कानों तक पहुंचाते रहें, ताकि किसान किसानी देश की प्रदेश की बची रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।